गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। एनसीईआरटी का पहला यूनिट का ये दूसरा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और इसमें सबसे अहम क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट वन वो ये है, व्हाई डू वी नीड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या है? इस क्लासिफिकेशन की शुरुआत वहां से होती है जब लॉजिक से बायोलॉजी की तरफ पूरी दुनिया मूव करती है, और इसीलिए जिनके द्वारा ये शुरुआत हुई उनको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। और वहीं से शुरू होती है क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी। इसीलिए उन्हें हम फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है उनका? द ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल। इन्होंने ही शुरुआत की कि लॉजिक से बायोलॉजी की तरफ मूव किया जाए और इनको समझा जाए कि जो लिविंग वर्ल्ड है इसमें कितने तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, कैसे कैसे इनको समझा जा सकता है, कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। तो इनके अनुसार इन्होंने दो भागों में पूरी दुनिया को बांटा, एक प्लांट और दूसरा एनिमल। उन्होंने कहा कि मॉर्फोलॉजी के कैरेक्टर के आधार पर जब भी क्लासिफिकेशन होता है तो हमेशा हम लोग लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब क्लासिफिकेशन का कोई तो तरीका होगा, कोई तो बेसिस होगा। तो जब भी क्लासिफिकेशन होता है तो हमेशा ध्यान में रखना है उस क्लासिफिकेशन का कोई न कोई बेसिक यूनिट जरूर होगा। इस क्लासिफिकेशन में जो बेसिक यूनिट था वो था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, सिमिलरिटी, कितना सिमिलर है उसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कैसा है। तो फिर जो प्लांट और एनिमल हुए उनको दो भागों में बांटा गया कि प्लांट में कितने तरह की चीजें हैं और एनिमल में कितने तरह की चीजें हैं। दो भाग तो पहले से ही पूरी दुनिया लिविंग वर्ल्ड को प्लांट और एनिमल में डिवाइड कर दिया गया। अब प्लांट कितने तरह के हो सकते हैं? तो कहा गया या तो कोई प्लांट छोटा हो सकता है जिसको हम लोग हर्ब कहेंगे, उससे बड़ा हो सकता है जिसको हम लोग श्रब कहेंगे, या उससे भी बड़ा हो सकता है जिसको हम लोग ट्री कहेंगे। अब एनिमल की बात करें, क्या एनिमल में भी कोई क्लासिफिकेशन था? बिल्कुल था। एनिमल के क्लासिफिकेशन में दो तर्क दिया गया, या तो एनिमल रेड ब्लडेड हो सकता है, एक ऐसा एनिमल जिसके पास रेड ब्लड हो, और एक ऐसा एनिमल जिसके पास रेड ब्लड नहीं हो। आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताएं कि आपको पता है कि ऐसे कितने ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे कितने लिविंग सिस्टम हैं जिनके पास रेड ब्लड नहीं होता। जिसके पास रेड ब्लड होता है उसमें से सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग खुद का ले सकते हैं, और जिनमें नहीं होता है उनमें अलग अलग तरह के जीव जंतु हैं, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। जैसे कि देखिए, वॉयलेट कलर का ब्लड होता है किसमें? आपका जो पेन वॉर्म होता है या जो पीनट वॉर्म होता है, इसमें आपका वॉयलेट कलर का ब्लड होता है। अगर हम लोग ग्रीन ब्लड की बात करें तो जो आपका सेगमेंटेड वॉर्म है, कुछ सेगमेंटेड वॉर्म, लीच, इन सब में कैसा होता है? ग्रीन कलर का ब्लड होता है। अगर हम लोग खुद की बात करें तो हम लोगों के पास रेड कलर का ब्लड होता है। और अगर हम लोग कुछ ऑक्टोपस की बात करें और स्क्विड की बात करें तो उसमें ब्लू कलर का ब्लड होता है। तो इसीलिए पूरी दुनिया को, लिविंग वर्ल्ड में जो एनिमल सिस्टम था उसको दो भागों में बांट दिया गया, एक वो सिस्टम जिसके पास रेड ब्लड होता है और एक वो सिस्टम जिसके पास रेड ब्लड नहीं होता है। अब इनके बाद ये सिस्टम बहुत दिनों तक नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि अगर एक ही सिस्टम में, एक एनिमल सिस्टम में इतनी तरह की वैरायटी है, तो क्या लगता है कि इस पूरी दुनिया में, पूरे लिविंग वर्ल्ड में जो पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम है, इसमें कितने तरह के जीव जंतु होंगे, कितना क्लासिफिकेशन संभव है? तो तकरीबन 2000 सालों तक ये क्लासिफिकेशन चला, तकरीबन 2000 सालों तक। लेकिन इस क्लासिफिकेशन को रिप्लेस किया गया कार्ल लिनियस सर के द्वारा, जब उन्होंने कहा कि इनमें और भी चीजें शामिल की जा सकती है, इसको और भी क्लासिफाई किया जा सकता है। और उन्होंने दिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। किनके बेसिस पर? उनका बेसिस क्या था? न्यूट्रिशन और लोकोमोशन। लेकिन सवाल यह है कि इनका भी दो ही सिस्टम रहा, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो फिर अंतर क्या है? जो क्लासिफिकेशन कार्ल लिनियस सर का है और जो क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल सर का था, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? इनका भी सिस्टम में दो सिस्टम है, प्लांट और एनिमल, उनके भी सिस्टम में भी दो सिस्टम था, प्लांट और एनिमल। अंतर यह है, इन्होंने उसको और डीप स्टडी किया और इसको अलग अलग हायरार्की में बांट दिया कि डोमेन होगा, किंगडम होगा, फाइलम होगा, क्लास होगा, ऑर्डर होगा, फैमिली होगा, जीनस होगा, स्पीसीज होगा। ये जो क्लासिफिकेशन का हायरार्की है, ये कार्ल लिनियस सर के द्वारा दिया गया। लेकिन जब इसमें भी स्टडी किया गया, जब लोगों ने इसको पढ़ना शुरू किया, जब इसको यूज करना शुरू किया, तो पाया गया बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं
जो इस क्लासिफिकेशन का सिस्टम में भी कहीं नहीं आते हैं। तो कैसे ऑर्गेनिज्म, इसमें कुछ ऐसी चीजें पाई गई जो ये डिस्क्राइब नहीं कर पाता था, ये सिस्टम जिसको डिस्क्राइब ही नहीं करता था, इसीलिए इसे इनएडिक्वेट पाया गया, इनसफिशिएंट फॉर पर्पस, जिस पर्पस के लिए बनाया गया था, किस पर्पस के लिए, कि पूरे लिविंग वर्ल्ड को समझना है, बायोलॉजिकल सिस्टम को समझना है, इस धरती पे जीवन को समझना है, उस पर्पस के लिए ये एकदम सफिशिएंट नहीं हो पाया। तो क्या खामियां थी इसमें, कमी क्या था, ये नहीं बता पा रहा था ये सिस्टम कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में कौन सा ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक ओरिजिन का है और कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक ओरिजिन का है। ये सिस्टम इस बात की पुष्टि नहीं कर पा रहा था। दूसरा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है और कौन सा ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर है, इस बात का भी प्रमाण ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं दे पा रहा था। कौन सा प्लांट फोटोसिंथेटिक है या कौन सा ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक है, कौन सा ऑर्गेनिज्म नॉन फोटोसिंथेटिक है, इसका प्रमाण भी, इसका डिस्क्रिप्शन भी ये सिस्टम नहीं दे रहा था। तब 1969 में आर.एच. विटरसन ने एक नया क्लासिफिकेशन दिया जिसे हम लोग कहते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट और एनिमल। तो इनका क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था? क्लासिफिकेशन का बेसिस था सेल का स्ट्रक्चर, कि वो प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। जो चीजें उनमें इनसफिशिएंट था, जिसको वो डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे थे, उन चीजों को ऐड ऑन किया गया और एक नया क्लासिफिकेशन आया। फिर उसका बेसिस क्या था? थैलस ऑर्गेनाइजेशन, कि वो यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, क्या है बेसिस, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इन पांचों कैरेक्टर के आधार पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया। और उस 5 किंगडम का नाम क्या पड़ा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट और एनिमिलिया। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटरसन के द्वारा 1969 में दिया गया। अब कैसे क्लासिफिकेशन हुआ, इसकी स्टोरी क्या है क्लासिफिकेशन का, कैसे जो है यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, कैसे प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक का जो सफर है, कैसे इन्होंने क्लासिफाई किया, जरा उसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं जल्दी से। तो मान लीजिए ये आपका ऑर्गेनिज्म है, अब हम लोग क्लासिफिकेशन करना शुरू करेंगे। तो पहला जो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल के स्ट्रक्चर के आधार पर उसको क्लासिफाई करेंगे, या तो वो प्रोकैरियोटिक हो सकता है या तो वो यूकैरियोटिक हो सकता है। पहला क्लासिफिकेशन का पहला बेसिस जो हमने लगाया वो क्या था? या तो प्रोकैरियोटिक हो सकता है या तो यूकैरियोटिक हो सकता है। अगर वो प्रोकैरियोटिक है तो उसको हम लोगों ने मोनेरा कहा, और मोस्टली जो सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो मोनेरा में जो ग्रुप आया वो क्या था? सभी यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कहाँ रहेंगे? मोनेरा में रहेंगे। फिर हर कोई समय के साथ विकास करता है, डेवलप करता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मतलब होता है पुराना, कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, तो प्रोकैरियोटिक मतलब एक ऐसा सेल जिसमें पुराना न्यूक्लियस हो, जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, उसमें न्यूक्लियस था ही नहीं, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस उसमें नहीं था। समय के साथ इन्होंने भी खुद को बदला, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म आया जिसके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस था और वो अच्छे से ऑर्गेनेल को कैरी कर रहे थे, डबल मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर थे उसके पास, उसको कहा गया यूकैरियोट। यू मतलब होता है नया, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा सेल जिसके पास नया न्यूक्लियस था, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस था। अब ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सबसे आसानी से दिखने वाला जो चीज था वो क्या था? मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, जैसे हम सब आसपास में देख रहे हैं। तो यूकैरियोटिक चीजों में, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सबसे आसानी से ऑब्जर्व करने वाला जो कैरेक्टर था वो था मल्टीसेलुलर का होना। अब जब मल्टीसेलुलर हो गया, ये यूकैरियोटिक क्या हुआ? मल्टीसेलुलर कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया गया। अब इस मल्टीसेलुलर कैरेक्टर में ऑब्जर्व किया गया कि एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल वॉल है, और एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल वॉल नहीं है। दो तरह का ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर में हुआ। अब जिसके पास सेल वॉल था, देखा गया कि उसमें कुछ जो हैं वो खुद से खाना बनाते हैं, ऑटोट्रॉपिक है, अपना भोजन की व्यवस्था वो खुद ही करते हैं, ऑटोट्रॉपिक हो गया। और देखा गया कि जो सेल वॉल के साथ थे उसके पास सेल वॉल भी था, मल्टीसेलुलर भी था, लेकिन उसका नेचर जो था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था वो हेटरोट्रॉपिक था, यानी कि वो अपना खाना खुद नहीं बनाते थे। तो जो ऑटोट्रॉपिक था उसको नाम दिया गया प्लांटी,
यानी कि प्लांट जो फोटो ऑटोट्रॉप है, और जो मल्टीसेलुलर के साथ साथ सेल वॉल के साथ भी था और हेटरोट्रॉपिक था, उसको कहा गया फंगस। अब बच गया हमारे पास क्या, विदाउट सेल वॉल, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसे मल्टीसेलुलर तो था, सेल वॉल नहीं था, उसको कहा गया एनिमिलिया। ये सिस्टम तो बहुत अच्छा था, हमारा मोनेरा हो गया, प्लांट हो गया, फंगस हो गया और एनिमिलिया भी हो गया। लेकिन जब इसमें और कैरेक्टर को स्टडी किया गया, जब देखा गया, तो जो यूनिसेलुलर थे, जो एक सेल वाला थे, जो जिसे हम लोग पहले कह रहे थे कि सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होते हैं, मोनेरा कहते हैं, लेकिन जब इस कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया गया और इसमें डीपली देखा गया, तो इसमें पाया गया कि बहुत से ऐसे एनिमल हैं जिसमें कैरेक्टर है एनिमल का है, यूकैरियोट भी हैं, लेकिन उसमें मल्टीसेलुलर का कैरेक्टर नहीं है। वो क्या है, यूनिसेलुलर है। तो बहुत से एनिमल थे यूनिसेलुलर, बहुत से फंगस थे जो यूनिसेलुलर थे, बहुत से प्लांट थे जो यूनिसेलुलर थे। मतलब ये विकास की उस सीढ़ी को दर्शाता है कि जब प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक में कन्वर्ट हुआ होगा, तो वो तुरंत से मल्टीसेलुलर में कन्वर्ट नहीं हुआ होगा। शुरुआत में वो यूनिसेलुलर जरूर बना होगा और यूनिसेलुलर पहले डेवलप किया होगा, इसके बाद फिर मल्टीसेलुलर की तरफ वो बढ़ा होगा। तो वो जितना यूनिसेलुलर कैरेक्टर थे, इधर प्लांट का यूनिसेलुलर, फंगस का यूनिसेलुलर और एनिमलिया का जो यूनिसेलुलर मेम्ब्रेन थे, उसको एक अलग डोमेन में लाया गया, एक अलग किंगडम में लाया गया, जिसको हम लोगों ने नाम दिया प्रोटिस्ट। और तब जाके ये पूरा होता है जर्नी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। इसका कैरेक्टर क्या होगा, ना तो इसमें प्लांट का कैरेक्टर आएगा, ना तो एनिमल का कैरेक्टर आएगा, ना ही फंगस का कैरेक्टर आएगा, स्पेशली सिंगली अगर हम लोग कहें कि अलग तौर पर। लेकिन इसमें सबका कैरेक्टर आ सकता है, हो सकता है वो प्लांट हो सकता है वो एनिमल हो सकता है फंगस हो। इसीलिए इसका कैरेक्टर बस सिंपल 2 शब्दों में हम लोग खत्म करेंगे कि ये यूनिसेलुलर होगा और यूकैरियोट होगा। यहां से हम लोग को विकास की सीढ़ी देखने को मिलेगा। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक को हम लोग मोनेरा कहते हैं। जब ये खुद को डेवलप किया तो ये यूनिसेलुलर रहने लगा, तो एकदम से मल्टीसेलुलर नहीं बन गया था। जैसे ये डेवलप किया, पहले यूनिसेलुलर था, पहले वो अकेले रहता था, डेवलप करना शुरू किया, कैरेक्टर को डेवलप करना शुरू किया, और उसी सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोट को हम लोग कहते हैं प्रोटिस्ट। और जब ये मल्टीसेलुलर में कन्वर्ट हुआ तो उसमें सेल वॉल बने, सेल वॉल के साथ कुछ बिना सेल वॉल के थे जिसको एनिमल कहते हैं। जिसमें सेल वॉल था उसमें 2 तरह का कैरेक्टर डेवलप हुए, एक ऑटोट्रॉपिक था जिसको हम लोग प्लांट कहते हैं और एक हेटरोट्रॉपिक जिसको हम लोग फंगस कहते हैं। तो ये था आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अगर हम लोग एक शब्दों में, अगर हम लोग 1 लाइन आंसर खोजें कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर मोनेरा की हम लोग बात करें तो क्या है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहेंगे मोनेरा, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहेंगे प्रोटिस्टा, मल्टीसेलुलर होगा, यूकैरियोटिक होगा, हेटरोट्रॉपिक नेचर में होगा, और सेल वॉल तो होगा लेकिन सेलुलोज का नहीं होगा, किसका होगा, काइटिन का होगा, उसको हम लोग कहेंगे फंगस। और जो मल्टीसेलुलर होगा, यूकैरियोटिक भी होगा, फोटोसिंथेटिक भी होगा, लेकिन सेल वॉल जो होगा उसका सेलुलोज को होगा, उसको हम लोग कहेंगे प्लांट। और जिसमें सेल वॉल नहीं होगा, मल्टीसेलुलर होगा, हेटरोट्रॉपिक होगा, उसको हम लोग कहेंगे एनिमल। इस क्लासिफिकेशन के आने से बदलाव क्या हुआ, पहले वाले क्लासिफिकेशन से क्या अलग हो गया। पहले क्लासिफिकेशन के दौरान जब प्लांट में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगस, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये सारे कहाँ थे, प्लांट में थे। लेकिन जब नया क्लासिफिकेशन आया तो प्रोटिस्टा के अंदर वो सभी यूनिसेलुलर कैरेक्टर आ गए, जैसे कि क्लैमाइडोमोनास और क्लोरेला, ये 2 ऐसे प्लांट हैं जो यूनिसेलुलर है। क्लैमाइडोमोनास और क्लोरेला ये दोनों क्या है, यूनिसेलुलर है, इस वजह से ये प्रोटिस्टा में आ गया। उसी तरह से पारामीशियम और अमीबा यूनिसेलुलर है, एनिमल है, इसीलिए कहाँ आ गया, ये प्रोटिस्टा में आ गया। ये था आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अगर इसमें कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं और उसका जवाब भी देता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, हमें सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे साथ बने रहिए, आपके लिए और भी इसी तरह का वीडियो हम लाते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं किसी खास स्पेसिफिक टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखें, मैं जरूर इस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।
तो ये एक ब्रीफ एनालिसिस करते हैं। ये एनसीईआरटी का पिक्चर है, आप सभी इससे बेहतर रूबरू होंगे। तो सेल टाइप के आधार पर सिर्फ मोनेरा ही था जो प्रोकैरियोटिक नेचर के थे, बाकी सभी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया यूकैरियोटिक नेचर के थे। अब सेल वॉल की अगर बात करेंगे तो सेल वॉल ये नॉन सेलुलर होते हैं, तो ये पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड से बने होते हैं। इस कुछ प्रोटिस्टा में सेल वॉल पाए जाते हैं। फंगाई में सेल वॉल होता है लेकिन ये काइटिन का बना हुआ होता है, इसमें सेलुलोज नहीं होते हैं। प्लांटी में सेल वॉल होते हैं और वो सेलुलोज के होते हैं। एनिमिलिया में सेल वॉल एब्सेंट होता है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया था प्रोकैरियोट में, इसलिए यहाँ पे एब्सेंट होगा। और सभी में यूकैरियोट्स हैं, इसलिए सभी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो ये एक रेगुलर डेवलपमेंट है। पहले सेल लेवल का होते हैं तो मोनेरा सेलुलर होगा, प्रोटिस्टा दोनों यूनिसेलुलर है तो सेलुलर होगा। फंगाई में मल्टी सेलुलर का ऑर्गन आ जाएगा, लूज टिश्यू होंगे। इसके बाद प्लांटी में टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम आ जाएगा, और एनिमिलिया में टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ये तो सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ही। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करें, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक में ये कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कीमोसिंथेटिक क्या है, फोटोसिंथेटिक क्या है। ये हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉपिक में सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं और पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। आगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग देखेंगे एक बार डिटेल से। प्रोटिस्टा जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं और हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं। फंगाई हमेशा ही हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, आइदर सेप्रोफाइटिक होते हैं या तो पैरासाइटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक उसको कहते हैं जो डेड एंड डीके पे रहता है, और पैरासाइटिक वैसे करते हैं जो डिपेंड करता है लाइव ऑर्गेनिज्म पे। प्लांटी हमेशा ऑटोट्रॉप होते हैं, ऑटो में भी फोटो ऑटोट्रॉप होंगे ये, और एनिमिलिया तो हमेशा ही हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। इसका मोड या तो होलोजिक हो सकता है तो सेप्रोफाइटिक हो सकता है, मतलब या तो सॉलिड फूड लेते हैं जिसको होलोजिक कहते हैं, या डेड को लेते हैं जिसको हम लोग सेप्रोफाइटिक कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं मोनेरा को। सभी प्रोकैरियोटिक मोनेरा होते हैं। टिपिकली ये यूनिसेलुलर होते हैं, बट कुछ ग्रुप होते हैं जो माइसीलिया बनाते हैं। माइसीलिया मतलब वो एक नेटवर्क फॉर्मेशन करते हैं। इसमें मेनली हम लोग पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज और साइनोबैक्टीरिया। अब मोनेरा का कुछ गुण डिस्कस करते हैं। कैरेक्टर, इसमें नेकेड सर्कुलर डीएनए होते हैं, इनवेलप नहीं होते न्यूक्लियर का। जहाँ पर सभी क्रोमोजोम एक स्ट्रक्चर बनाता है, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड। इसमें राइबोसोम 70S का होता है। इसमें सेप वैक्यूल जो प्लांट में पाए जाते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। गैस वैक्यूल्स, छोटे वैक्यूल्स में भी प्रेजेंट पाए जा सकते हैं। प्रीडोमिनेंटली इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो एब्जॉर्बेटिक होता है, ये एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशन को। लेकिन कुछ ग्रुप इसके फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और कुछ ग्रुप इसके कीमोसिंथेटिक भी होते हैं। फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक को हम लोग देखेंगे आगे। इसमें ऑर्गेनिज्म नॉन मोटाइल अगर होंगे, ज़्यादातर नॉन मोटाइल होते हैं, और जो मोटाइल होते हैं उसमें फ्लजेला पाए जाते हैं जो ग्लाइडिंग से मूवमेंट करते हैं या फ्लजेला के वीटिंग से मूवमेंट करते हैं। फ्लजेला जो होता है वो चेन का बना होता है, प्रोटीन चेन का, जिसको हम लोग फ्लेजिलिन कहते हैं। इसमें प्राइमरली जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल टाइप रिप्रोडक्शन होता है, जैसे बाइनरी फिजन, बर्डिंग। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब माइटोटिक होता है तो माइटोटिक apparatus जो होते हैं वो नहीं बनते, इसमें डायरेक्ट सेल डिवीजन होते हैं। अब बैक्टीरिया की बात करते हैं। हम लोग वेल नोन है, ये जो है वो फिम्ब्री है। बैक्टीरिया के सबसे आउटर लोअर में जो होता है लेयर में वो कैप्सूल होते हैं, इसको हम देख सकते हैं। सबसे बाहरी लेयर जो होते हैं वो कैप्सूल होते हैं। कैप्सूल के अंदर सेल वॉल होता है और सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होते हैं। पहले कैप्सूल हुआ, इसके बाद सेल वॉल होते हैं, इसके बाद सेल मेम्ब्रेन होते हैं, और बीच में जो ये स्ट्रक्चर बनाता है क्रोमोसोम का, ये इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। अब अगर इसकी बात करें बैक्टीरिया का, तो ये कॉस्मोपोलिटियन होते हैं, मतलब ये सभी जगह पाए जाते हैं और मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये किसी भी हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम हैबिटेट में, जैसे हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियंस, कहीं भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। ये पैरासाइटिक नेचर के हो सकते हैं।
ये किसी न किसी ऑर्गेनिज्म पे ही सर्वाइव करते हैं। इसका मेन जो बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन का मोड होता है वो एसेक्सुअली होता है, फिजन के द्वारा। ये टूट जाते हैं, एक से एक है, इसमें फिजन हो जाएगा, ये दो बन जाएंगे। कभी कभी जब कंडीशन अनफेवरेबल होता है तो ये स्पोर बनाता है। स्पोर एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है हार्ड, जिसमें किसी दूसरे केमिकल्स या किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मेटाबॉलिक रेट खुद का एक कम कर लेता है और बहुत दिनों तक इसमें सर्वाइव कर सकता है। जब भी फेवरेबल कंडीशन होगा ये फिर से एज ए बैक्टीरिया जर्मिनेट कर जाएगा। एक मोड और है रिप्रोडक्शन का इसमें, जिसमें एक बैक्टीरिया का डीएनए जो है दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कंजुगेशन। एक तरह से इसको बैक्टीरिया का सेक्सुअल मोड भी कहते हैं रिप्रोडक्शन का। अब बैक्टीरिया को 4 ग्रुप में बांटा गया है मेनली इसके शेप के आधार पर। पहला है कोकाई जो कि स्पेरिकल होते हैं, दूसरा है बेसिलाई जो रॉड सेपेट होते हैं, स्पाइरिला जो स्पाइरल होते हैं और उसमें फ्लाजेला होता है, चौथा है विब्रियो जो कोमा सेप्ड होते हैं। ये फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं ऑटोट्रॉप में से, या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप हो सकते हैं। फोटो मतलब होता है लाइट, मतलब ये लाइट एनर्जी यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है, और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप हो गया। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप मतलब हो गया ये केमिकल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से एनर्जी लेता है और CO2 को फिक्स करता है, इसको कहते हैं हम लोग कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। बहुत सारे बैक्टीरिया मोस्टली जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉप होते हैं। अब बैक्टीरिया को 2 भागों में बांटा गया, एक आर्की बैक्टीरिया, दूसरा यू बैक्टीरिया। तो पहले हम लोग बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया ये स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो हार्श कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। हम लोगों ने बात किया था कि कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, कहीं भी पाए जाते हैं, चाहे डेजर्ट हो या हॉट स्प्रिंग हो। तो एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं हेलोफाइल्स। इसका एग्जाम्पल है हेलोबैक्टीरियम, हेलोकोकस। जो हॉट स्प्रिंग पाए जाते हैं हाई टेम्परेचर पे उसको हम लोग कहते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स। इसका एग्जाम्पल है सल्फोबोलस, थर्मोप्लाज्मा। और जो मार्सी एरिया में पाया जाता है वो मिथेनोजेंस होते हैं जो मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। इसका एग्जाम्पल है मिथिनोबैक्टीरियम या मिथिनोलिनिया। ये दूसरे बैक्टीरिया से डिफरेंट कैसे होते हैं, ये कैसे सर्वाइव करते हैं? इसके दूसरे बैक्टीरिया से डिफरेंट होने का मेन रीजन है कि इसका सेल वाल को जो स्ट्रक्चर होता है वो दूसरे बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है, और इसी सेल वाल स्ट्रक्चर के कारण ही ये हार्श कंडीशन में सर्वाइव भी कर पाते हैं। यही रिस्पॉन्सिबल होता है इसका सेल वाल स्ट्रक्चर सर्वाइव करने के लिए। मिथेनोजन के बारे में हम लोग वेल नॉन है, हम लोग बेहतर जानते हैं, क्योंकि इससे मीथेन जो गैस होता है बायोगैस प्रोडक्शन कराते हैं इसी से। ये रूमिनेंट एनिमल के गट में पाए जाते हैं, जैसे कॉ के गट में, बेफेलो के गट में, और मिथेनोजन प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यू बैक्टीरिया की बात करें तो इसे हम लोग कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया। एक्चुअल में बैक्टीरिया जो है वो यू बैक्टीरिया ही है। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इसमें रिजिड सेल वाल होते हैं पेप्टिकोग्लाइकॉन का। अगर ये मोटाइल है तो इसमें फ्लेजेलम होंगे जो कंपोज्ड होता है प्रोटीन का, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लेजेलिन। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप होंगे, इसका बेस्ट एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके पास क्लोरोफिल होते हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन प्लांट के क्लोरोफिल से काफ़ी मिलता जुलता होता है। ये यूनिसेलुलर होते हैं, कोलोनियल होते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, फिलामेंटस होते हैं, मेराइन होते हैं, टेरेस्टेरियल एल्गी हैं। ये जो कॉलोनी में पाए जाते हैं वो सराउंडेड होते हैं जिलेटिनस सीथ से। फिगर में हम लोग देख सकते हैं यहाँ। और ये ब्लूम का फॉर्मेशन करते हैं पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में, जहाँ वाटर पॉल्यूटेड होता है वहाँ पे ब्लूम बनाता है ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एक स्पेशलाइज्ड सेल में फिक्स करता है, जिसको हम लोग कहते हैं हेटेरोसिस्ट। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हेटेरोसिस्ट, ये है हेटेरोसिस्ट, इसका एक स्पेशलाइज्ड सेल है जहाँ फिक्स नाइट्रोजन को ये रखता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है नोस्टॉक और एनाबिना। आइए हम लोग क्विक रिविजन कर लेते हैं बैक्टीरियल न्यूट्रिशन का। बेस्ड ऑन कार्बन सोर्स 2 भागों में बांटा जाता है, ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप। हम लोग समझते आते हैं कि ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और हेटेरो मीन्स होता है अदर। ऑटोट्रॉप मतलब जो खुद भोजन बनाता है, हेटेरोट्रॉप मतलब जो दूसरे के भोजन पर निर्भर करता है। लेकिन जब बात आता है फोटो ऑटोट्रॉप और एक आता है कीमो ऑटोट्रॉप, जो हम लोग देख चुके हैं अभी तक।
फोटो ऑटो कहने का मतलब, यहाँ ऑटो का अर्थ है, ऑटो मतलब जो CO2 को फिक्स करता है, फ्री CO2 को, और हेटेरो का मतलब होता है एक्चुअल में जो ऑर्गेनिक कार्बन को ग्रोथ के लिए फिक्स करता है। तो बेस्ड ऑन एनर्जी दो भागों में बांटा जाता है न्यूट्रिशन को। फोटोट्रॉप्स मतलब जो लाइट एनर्जी का यूज करता है कार्बन फिक्सेशन के लिए, और दूसरा ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड एज ए एनर्जी सोर्स यूज करता है कार्बन को फिक्स करने के लिए, उसको कहते हैं कीमो। अब हम लोग समझ सकते हैं इससे फोटो ऑटो कहने का मतलब हुआ वैसा ऑर्गेनिज्म लाइट एनर्जी का यूज करे CO2 को फिक्स करने के लिए। और अगर बात करेंगे कीमो ऑटो का, तो जो ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी होता है उसको यूज करता है CO2 को फिक्स करने के लिए, हो गया कीमो ऑटोट्रॉप्स। बेस्ड ऑन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन सोर्स दो भागों में इसको भी बांटा गया। लिथोट्रॉप्स कहने का मतलब है कि इनऑर्गेनिक सबस्टेंस को रिड्यूस करता है इलेक्ट्रॉन सोर्स के लिए, और ऑर्गेनोट्रॉप्स का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करता है इलेक्ट्रॉन सोर्स के लिए। अगर कोई भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिया हो, जैसे बात करते हैं हम लोग लिथो फोटो ऑटोट्रॉप्स, तो हम लोग समझ जाएंगे लिथो मतलब हो गया कि ये इनऑर्गेनिक सबस्टेंस को एज इलेक्ट्रॉन सोर्स यूज कर रहा है, फोटो मतलब लाइट एनर्जी यूज कर रहा है, और ऑटो मतलब ये CO2 को फिक्स करेगा। कीमो ऑटोट्रॉप, तो हम लोग समझ गए कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप का मतलब समझ गए कि ये केमिकल कंपाउंड को यूज कर रहा है एज ए एनर्जी सोर्स और CO2 को फिक्स करेगा, तो इसको हम लोग कहेंगे कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। तो वैसे बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज करते हैं बहुत सारे इनऑर्गेनिक केमिकल्स को, जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमोनिया, और इससे जो रिलीज होता है एनर्जी उसको यूज करता है ATP प्रोडक्शन में। CO2 फिक्सेशन और ATP प्रोडक्शन में ये केमिकल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी मिलता है उसको यूज करता है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। कीमो मतलब केमिकल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से एनर्जी लेता है और CO2 को फिक्स करता है। जैसे एग्जांपल है, जैसे NH3 है, इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, ये Na2- बनाएगा। ये अमोनिया का ऑक्सीडाइजर है, जैसे कि नाइट्रोसोमोनास यूरोपिया। इसी तरह अलग अलग एग्जाम्पल हैं। ये सभी जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं वो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में मदद करते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं नाइट्रोजन रिसाइकलिंग में मदद करेगा, ये सल्फर रिसाइकलिंग में मदद करेगा, ये आयरन रिसाइकलिंग में मदद करेगा। इसको जो आयरन बैक्टीरिया है, सल्फर ऑक्सीडाइजर है या नाइट्राइट ऑक्सीडाइजर है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये न्यूट्रिशन के रिसाइकलिंग में मदद करता है। तो हम लोग बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का। ये सबसे ज़्यादा नेचर में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं। ये ज़्यादातर डिकम्पोजर हो गए, जो भी डेड डिके होगा उसको डिकम्पोज करेगा। ये दूध से दही बनाने में मदद करता है, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, लेग्यूम्स रूट में जो दलहन रूट होते हैं, दलहन पौधा का रूट, उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और बहुत सारे पैथोजेनिक होते हैं जो डैमेज करता है एनिमल या प्लांट्स को। जैसे कि ह्यूमन के लिए ये क्या है, हार्मफुल होते हैं, बहुत सारे पैथोजन होते हैं। क्रॉप के लिए भी होता है, एनिमल के लिए भी होते हैं, पेट्स के लिए भी होते हैं। बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज होते हैं, जैसे कोलेरा, टाइफाइडा, टिटेनस, साइट्रस कैंकर। ये नींबू में होने वाली बीमारी है साइट्रस कैंकर। ये डिफरेंट बैक्टीरिया से वेल नोन डिजीज हैं। दूध से दही कैसे बनता है? ये मिल्क में प्रोटीन होते हैं, ये बैक्टीरिया प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, और इसका जो बाय प्रोडक्ट होता है वो एसिड होता है। तो जब बहुत सारे बैक्टीरिया हो जाते हैं दूध में, जब प्रोटीन डाइजेशन होने लगता है, उसका बाय प्रोडक्ट एसिड होता है, तो मीडियम कैसा हो जाता है? एसिडिक। और जब हाईली एसिडिक होता है मीडियम, तो वो दूध से दही बन जाता है, वो जम जाता है। यही प्रोसेस है दूध से दही बनने का। अब बात करते हैं माइकोप्लाज्मा का। माइकोप्लाज्मा, इसमें सेल वॉल नहीं होता।
ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकता है। बहुत सारे माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं एनिमल और प्लांट के लिए। जैसे हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसमें ये प्रोटोप्लाज्म है, इसमें सेल वाल नहीं होता, ये लैक होते हैं सेल वाल के, इसमें सेल वाल नहीं होता। ये साइटोप्लाज्म है, ये सॉल्युबल आरएनए है, ये राइबोसोम्स होते हैं, ये डीएनए है, ये सॉल्युबल प्रोटीन है। ये सेलुलर मेम्ब्रेन के 3 लेयर होते हैं इसमें, लेकिन सेल वाल नहीं होते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है माइकोप्लाज्मा का कि जब भी किसी प्लांट पर माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन होता है, ये है आपका फ्लावर, अगर इस पे माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन इस प्लांट पे हो जाएगा तो इसके सभी फ्लावर का कलरफुल चाहे कोई भी हो वो ग्रीन हो जाएगा। इसके फ्लावर्स कैसे हो जाएंगे? ग्रीन हो जाएंगे। माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन का इंटरेस्टिंग बात है कि कोई भी फ्लावर किसी भी कलर का हो, अगर उसमें माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन होगा तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। ये 5 किंगडम में से दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा, जो कि पहला यूकैरियोट्स हैं, ये भी यूनिसेलुलर है। ये सभी सिंगल सेल यूकैरियोट्स हैं। जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोट्स हैं यूनिसेलुलर, उसको हम लोग प्रोटिस्टा में रखते हैं। ये एक्वेटिक होते हैं, प्राइमरली ये एक्वेटिक ही होते हैं। ये एक ऐसा किंगडम है जो लिंक बनाता है अलग अलग दूसरे प्लांट या एनिमल या फंजाई से। इसका खास कैरेक्टर है, इसमें डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं क्योंकि यूकैरियोट्स हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होते हैं, इसमें फ्लैजेला और सीलिया भी होता है जो प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर है, लेकिन इसमें पाए जाते हैं। ये रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी। इसमें फ्यूज़न होते हैं 2 सेल का, जिससे जैगोट का फॉर्मेशन होता है। तो मेनली प्रोटिस्टा में हम लोग पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लैम मोल्ड्स और प्रोटोजोअन्स। ये पांचों हम लोग एक एक करके देखेंगे। अब पहला प्रोटिस्टा है क्राइसोफाइट्स। इसमें मेनली आता है डायटम्स और गोल्डन एल्गी, जिसको हम लोग डेस्माइट्स कहते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और मेराइन वाटर में भी पाए जाते हैं। ये करंट वाटर के फ्लो में जो है वो बहता है, जिसको हम लोग प्लैंक्टॉन्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ये लाइट से फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये देख सकते हैं, ये गोल्डन एल्गी का पिक्चर है। और ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और इसके कारण फिश किलिंग भी होता है। ये टॉक्सिक जनरेट करते हैं, जिसके कारण फिश जो है वो किल्ड हो जाते हैं। पहला क्राइसोफाइट्स है डायटम। ये यूनिसेलुलर एल्गी हैं। इसके बहुत सारे स्पीसीज एग्रीगेट करके एक चेन बना लेता है। इसका सबसे खास बात यह है कि इसके जो सेल वाल होते हैं वो सिलिका के बने होते हैं, और ये सेल जैसे साबुन का डब्बा होता है, आधा आधा दोनों तरफ से होते हैं जो टाइटली फिट होते हैं। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक ऊपर से फिट होता है, एक नीचे से फिट होता है, सोप के साबुन के जैसा। जैसे आप फिगर में नीचे देख सकते हैं, इसके बहुत सारे फिगर्स हमने दिए हैं नीचे। जहाँ ये बहुत दिनों तक रहता है तो ये अपने पीछे सेल वाल डिपोजिशन करता है अपने हैबिटेट में, जो एक्यूमुलेट होके जब बहुत बिलियंस ऑफ ईयर में जब एक्यूमुलेट होते हैं तो इसको एक नाम दिया जाता है, डायटमस अर्थ कहा जाता है उसको। बीइंग ग्रिटी सॉइल, ये इतना चमकीला होता है, ये सॉइल ऐसा बन जाता है ये कि इसको पॉलिशिंग में मदद करते हैं, फिल्ट्रेशन में मदद करते हैं, ऑयल के या सिरप में भी इसको यूज करते हैं। इसका जो चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ये ओशियंस के, यानी कि फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और ये ओशियंस के चीफ प्रोड्यूसर हैं। प्रोड्यूसर समझते हैं हम लोग, जब हायरार्की हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे होता है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर। प्रोड्यूसर मतलब जो सनलाइट से सीधे भोजन बनाता है, फोटोसिंथेटिक करता है। तो ये ओशियंस का चीफ प्रोड्यूसर है, सबसे ज़्यादा यहीं से एनर्जी कैप्चर होता है सनलाइट का, और अलग अलग हायरार्की में जाता है। इसके बाद दूसरा प्रोटिस्टा है डायनोफ्लैजिलेट्स। ये मोस्टली जो होते हैं मेराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये लाइट एनर्जी को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है।
ये किसी कलर के हो सकते हैं, येलो हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं और रेड भी होता है। डिपेंड करता है कि उसके पास उसके सेल में किस तरह के पिगमेंट्स हैं। सेल वाल जो होते हैं इसका सेलुलोज प्लेट्स के बने होते हैं आउटर सरफेस में। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं कि स्टिप सेलुलोज होता है, इसका जो आउटर प्लेट होता है वो स्टिप सेलुलोज प्लेट का बना होता है। इसमें दो फ्लैजेला पाए जाते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा ट्रांसवर्सली। यहाँ नीचे वाले फिगर में हम लोग देख सकते हैं ये एक तो ट्रांसवर्सली इस टाइप का फ्लैजेला है और दूसरा है ये लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला। इसमें दो तरह के फ्लैजेला पाए जाते हैं। कभी कभी जो होते हैं एक रेड डायनोफ्लैजिलेट्स हैं जिसको हम लोग गायनोलैक्स कहते हैं, ये इतना तेज़ी से डिवाइड करता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन में जाता है कि ये समंदर को ही लाल जैसा दिखाता है, जिसको हम लोग रेड टाइट करते हैं, एकदम रेड अपीयरेंस कर देता है। इसका एक और गुण है कि डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जिसके कारण बहुत सारे अलग जो एनिमल्स होते हैं या वहाँ पर जो फिश होते हैं वो किल हो जाते हैं। रेड टाइट को देखना है तो ये देखिए, ये रेड डायनोफ्लैजिलेट्स के पिगमेंटेशन के कारण ये इतना रैपिड डिवीजन करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है कि ये पूरा जो है लाल दिख रहा है, ये सिर्फ डायनोफ्लैजिलेट्स हैं। अब नेक्स्ट है प्रोटिस्टा में यूग्नेलोइड्स। यूग्लिना इसका बेस्ट एग्जांपल है। ये मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। इसमें सेल वॉल नहीं होता, उसके जगह पर एक प्रोटीन रिच लेयर होता है इसमें, जिसको हम लोग कहते हैं पेलिकल, जो इसका बॉडी को पूरा फ्लेक्सिबल बनाता है। इसमें सेल वॉल नहीं होता, उसके जगह पे एक प्रोटीन रिच लेयर होता है पेलिकल, जो इसके बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। इसके पास भी दो फ्लैजेला होते हैं, एक शॉर्ट फ्लैजेला होता है, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक शॉर्ट फ्लैजेला है और एक लॉन्ग फ्लैजेला होता है। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं जब लाइट के प्रेजेंस में होते हैं, और जब ये लाइट के प्रेजेंस में नहीं होते हैं एज हेटेरोट्रॉपिक भी बिहेव करते हैं और प्रीडेशन नेचर पे प्रीडेटिंग करके स्मॉल ऑर्गेनिज्म का प्रीडेटिंग करके भोजन ग्रहण करता है, फूड लेता है। इंटरेस्टिंगली एक बात यह है इसमें कि इसके जो पिगमेंट होते हैं ग्लोनोइड का वो आइडेंटिकल होते हैं पिगमेंट का जो हायर प्लांट में पाए जाते हैं। इसका मोस्ट एग्जांपल है यूग्लिना। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा में स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स जो हैं वो सेप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं। सेप्रोफाइटिक मतलब ये डेड और डीके पे डिपेंड करता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पे नहीं होते हैं। इसका बॉडी मूव करता है, डिकेइंग ट्विक्स, स्लीप्स या इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, जो भी डेड एंड डीके रहेगा ये उसके साथ ही मूव करता है। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एग्रीगेट्स कॉल्ड द प्लाज्मोडियम। जब सुटेबल कंडीशन होगा तो ये एग्रीगेट कर जाएगा बहुत सारे और क्या बना देगा, प्लाज्मोडियम। और जब नहीं रहेगा इसका सुटेबल कंडीशन तो ये जब अनफेवरेबल कंडीशन रहेगा तो ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा प्लाज्मोडियम और फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण करेगा और उसमें स्पोर बनाएगा। हम लोग पहले भी देखते हैं बैक्टीरियल के केस में जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो वह एक स्पोर बनाता है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए, और जब ये प्लाज्मोडियम बनाएगा फेवरेबल कंडीशन रहेगा तो ये पूरी तरह से ग्रो करेगा, सेवरल फीट तक ये ग्रो कर सकता है। इसका जो स्पोर्स होते हैं वो ट्रू वॉल्स होते हैं जो कि इसको कवर करता है किसी दूसरे केमिकल्स या किसी अनफेवरेबल कंडीशन से खुद को बचाने में मदद करता है। ये एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट होते हैं और सर्वाइवल के लिए बहुत साल, मेनी ईयर्स, इवन अंडर द एडवर्स कंडीशन, जब तक एडवर्स कंडीशन में रहेगा तब तक वो उसको जिंदा रखेगा, इसीलिए वो स्पोर बनाता ही है। और जब स्पोर बनता है तो वो एयर करंट के साथ डिस्पर्स हो जाता है और जब भी इसको फिर से फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वो फिर से स्लाइम मोल्ड्स के तौर पे उभर आता है। तो ये देखिए इसका जो लाइफ साइकिल है, जब ये फेवरेबल कंडीशन में रहता है तो बहुत अच्छे से ग्रो करता है और जब अनफेवरेबल होता है तब ये स्पोर बनाता है, फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। तो लाइफ साइकिल में क्या है, ये स्पोर है, ये जर्मिनेट करेगा, ये फ्लैजेलेटेड सेल बनाएगा और फिर ये सिनगैमी मतलब आपस में मेटिंग करेगा और ये जैगोट बनाएगा, फिर इसमें माइटोसिस होगा, फिर ये फीडिंग प्लाज्मोडियम बनाएगा, मतलब ये फेवरेबल कंडीशन में ज़्यादा ग्रो करेगा और मेच्योर प्लाज्मोडियम होगा
और जब अगर कंडीशन ठीक नहीं रहा या कंप्लीट मैच्योर हो गया, जब इसको रिप्रोडक्शन करना होगा, फिर ये यंग स्पोरेंजियम बनाएगा और उससे स्पोर बनाएगा। नेक्स्ट प्रोटिस्टा है प्रोटोजोअन्स। ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। एज ए प्रीडेटर भी ये बिहेव करता है, पैरासाइटिक भी बिहेव करता है। ऐसा माना जाता है कि ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं एनिमल के। इसके 4 मेजर ग्रुप्स हैं। पहला एमोबॉइड प्रोटोजोअन्स, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स, सिलेटेड प्रोटोजोअन्स और स्पोरोजोअन्स। एमोबॉइड प्रोटोजोअन्स जो होते हैं ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, सी वाटर में भी पाए जाते हैं और मॉइस्ट सेल में भी पाए जाते हैं, सॉइल में। एज ए प्रीडेटर जब बिहेव करता है तो ये मूव करता है प्रे की तरफ सूडोपोडिया से, पुटिंग आउट सूडोपोडिया, फॉल्स फीड जिसको कहते हैं, अमीबा जिस तरह से जाता है। और मेराइन फॉर्म में सिलिका सेल होते हैं इसके ऊपर सरफेस पर। और पैरासाइटिक के नेचर में, जैसे कि एंट अमीबा जो है वो पैरासाइटिक नेचर के होते हैं, तो ये प्रीडेटर नेचर के भी बिहेव करते हैं और पैरासाइटिक नेचर में भी बिहेव करते हैं। दूसरा है फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स। इस मेंबर के जो इस ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो आइदर तो फ्री लिविंग होते हैं या पैरासाइटिक होते हैं। मतलब ये फ्री भी पाए जाते हैं, फ्री लिविंग, किसी से कोई लेना देना नहीं, या किसी लिविंग के ऊपर भी हो सकता है पैरासाइटिक नेचर। इसके पास फ्लैजेला होते हैं, इसीलिए इसको फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स कहते हैं। जो पैरासाइटिक नेचर के होते हैं वो डिजीज काउज करते हैं, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस, इसका बेस्ट एग्जांपल है ट्रेपेनोसोमा। नेक्स्ट है सिलिएटेड प्रोटोजोआ। ये एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली एक्टिवली मूव करते हैं क्योंकि इसके पास थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होते हैं, इसीलिए इसको सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स कहते हैं। इसके पास एक कैविटी होता है जिसको बुलेट कहते हैं हम लोग। ये ओपन होता है आउटसाइड की तरफ से सेल सरफेस की तरफ। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं सीलिया की मदद से ये। इसके कारण ये वाटर में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं फूड के लिए। इसका बेस्ट एग्जांपल है पारामीशियम। स्पोरोजोअन्स, इसके अंदर बहुत सारे डाइवर्स ऑर्गेनिज्म आते हैं जो इन्फेक्टियस स्पोर का एक स्टेज रखता है उसके लाइफ साइकिल में। जैसे कि सिंपल सा हम लोग समझे कि प्लाज्मोडियम जो मलेरिया का पैरासाइट है, इससे मलेरिया होता है और ये ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। हम लोग मलेरिया के बारे में हम लोग सब जानते हैं। नेक्स्ट किंगडम है फंजाई। ये सबसे यूनिक किंगडम है। हेटेरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं ये ऑर्गेनिज्म, सभी हेटेरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक में ये 3 तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पाए जाते हैं। एक सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक मतलब ये ऑर्गेनिक जो सॉल्युबल ऑर्गेनिक होते हैं इसको ऑब्जॉर्व करते हैं, मतलब डेड एंड डीके सॉल्युबल ऑर्गेनिक को ये एब्जॉर्ब करते हैं। ये डेड मैटर पे हमेशा होता है। पैरासाइटिक नेचर मतलब ये लिविंग पर डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब ये एसोसिएट करते हैं एल्गी के साथ जब, तो उसको लाइकेन कहते हैं। तो लाइकेन में क्या हो जाएगा, फंगी प्लस एल्गी। एल्गी और फंगी का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसको हम लोग लाइकेन कहते हैं। और जब ये रूट में होता है तो उसको कहते हैं माइकोराइजिया। माइको मतलब होता है फंगस, राइजा मतलब होता है रूट, तो उसको कहते हैं माइकोराइजिया। ये वार्म और ह्यूमिड प्लेस में ग्रो करता है। इसके सेल वॉल होते हैं काइटिन का बना हुआ और पॉलीसेकेराइड का, इसमें सेलुलोज नहीं होता है, सेलुलोज का सेल वॉल नहीं होता है इसमें। कुछ फंगस जो होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं, सिर्फ यूनिसेलुलर जो ईस्ट होते हैं वो फिलामेंटस नहीं होते हैं। फंगाई आर कॉस्मोपोलाइटन, occurs in air, water, soil and animal and plants। कॉस्मोपोलाइटन करने का मतलब है कि सभी जगह पाए जाते हैं, एनिमल में, प्लांट्स में, वाटर में, सॉइल में, सब जगह। अब फंजाई का स्ट्रक्चर में एक है हाइफा, दूसरा माइसीलियम, तीसरा राइजोइड। हाइफा होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कुछ हाइफा कंटिन्यूस ग्रो करते हैं ट्यूब लाइक। कंटिन्यूस ग्रो करने के बाद अगर उसमें सेक्शन नहीं होता तो इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं सिनोसाइटिक हाइफा। और अगर उसमें सेप्टा होता है, अगर उसमें पार्टीशन हो जाता है तो हर एक सेल में एक एक न्यूक्लियस होते हैं, इसको पार्टीशन हम लोग कहते हैं सेप्टम। सेल वाल होते हैं, फंगस से सेल वाल होंगे, ये न्यूक्लियस है। तो ये हो गया सेप्टेड हाइफा और ये हो गया
सिनोसाइटिक हाइफा। हाइफा है क्या? एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग हाइफा कहते हैं। अब दूसरा स्ट्रक्चर आता है इसमें माइसीलियम और राइजोइड। हाइफा ये फिलामेंटस फंगस होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं फंगस का, हम लोगों ने देख लिया। अब हाइफा का जो नेटवर्क होता है उसको हम लोग कहते हैं माइसीलियम। जब हाइफा एक एक हाइफा ऐसे नेटवर्क बनाता है तो उसको हम लोग कहते हैं माइसीलियम। लोग देख सकते हैं ये ओरिजिनल पिक्चर है माइसीलियम का। राइजोइड होता है एक रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो होल्ड करता है फंजाई को नीचे से, ये एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इसका एग्जांपल है राइजोपस स्टोलोनिफर। ये ब्लैक ब्रेड मॉल्ड भी है। ये पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं ये राइजोइड का स्ट्रक्चर है। अब कुछ एग्जांपल इसका देखते हैं। कुछ यूनिसेलुलर फंगी होते हैं जैसे कि ईस्ट, इसको हम लोग यूज करते हैं ब्रेड और बियर बनाने में। कुछ फंगी होते हैं जो डिजीज काउज करते हैं प्लांट में, एनिमल में, जैसे कि व्हीट रस्ट पक्षिनिया के कारण होता है, ये गेहूं का डिजीज है। कुछ जो होते हैं वो सोर्स होते हैं एंटीबायोटिक बनाने में मदद, जैसे कि पेनिसिलियम जो है एंटीबायोटिक बनाने में मदद आता है। जैसे कि मॉल्ट्स हैं और ऑरेंज रॉट हैं या ब्रेड है। कॉमन मशरूम जो हम लोग खाते हैं या टूड स्टूल है। वाइट स्पॉट जैसे कि मस्टर्ड लीव्स में होते हैं, ये सभी पैरासाइटिक फंगस के कारण होते हैं। ये सभी डिजीज होते हैं फंगस के कारण, जिससे हम लोग देख सकते हैं घर में भी अगर ब्रेड रह जाता है तो दूसरे दिन ये वाइट कलर का या ब्लैक कलर का आ जाता है, वो फंगस के कारण ही आ जाते हैं। अब नेक्स्ट है कि फंगस में रिप्रोडक्शन कैसा होता है। रिप्रोडक्शन इन फंगस, पहला है कि वेजिटेटिव मीन के कारण हो सकता है, जैसे कि फ्रेगमेंट हो जाना, फ्यूजन हो जाना, बडिंग हो जाना, जैसे ईस्ट में बडिंग होता है। दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पोर से, जिसको हम लोग कोनिडिया कहते हैं या स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं या जू स्पोर भी कहते हैं उसको, या वोडोस्पोर कहते हैं या क्लेमिडोस्पोर कहते हैं। तीसरा मोड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये ऊ स्पोर के द्वारा होता है, एस्कोस्पोर के द्वारा हो सकता है, जैगोस्पोर के द्वारा होता है, बेसिडोस्पोर के द्वारा होता है। ये अलग अलग नाम क्यों है स्पोर के? डिफरेंट टाइप ऑफ फंगस में डिफरेंट जब फ्रूटिंग बॉडी होता है तो उससे डिफरेंट टाइप के स्पोर जनरेट होते हैं। वेरियस स्पोर आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड द फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी के कारण जो डिफरेंट टाइप का डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडी में स्पोर जनरेट होते हैं उसको डिफरेंट टाइप के स्पोर होते हैं। सिंपली समझिए ये हाइफा है, माइसीलियम बनाया, ऊपर वाले को हम लोग फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं और नीचे माइसीलिया है। तो स्पोर में एसेक्सुअल स्पोर जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, नाम याद रख सकते हैं आप, और सेक्सुअल स्पोर जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। अगर ये स्पोर का बात कहीं करते हैं मतलब उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, अगर ऐसे स्पोर की बात करते हैं मतलब उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? जैसे कि हम लोग बात किए कोनिडिया का, तो ये है कोनिडियोस्पोर, जहाँ से कोनिडिया निकलेगा, ये फ्रूटिंग बॉडी हुआ, कोनिडियोस्पोर से निकलेगा कोनिडिया और इससे रिप्रोडक्शन हुआ, ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक्सोजीनस है, मतलब ये बाहर बन रहा है। अब जू स्पोर की अगर बात करेंगे तो ये जू स्पोरेंजिया है, यहाँ से जू स्पोर निकलेगा। जब इसमें फ्लैजेला होता है और जब ये फ्लैजेला लॉस्ट कर जाएगा तो बनाएगा सिस्ट, लॉस्ट फ्लैजेला ये सिस्ट बनाएगा और सिस्ट फिर ये डेवलप करेगा, जर्मिनेट करेगा यंग थैलस में और फिर ये जू स्पोर बनाएगा। तो ये एसेक्सुअल मोड का ये हो गया कोनिडिया, ये हो गया जू स्पोर की बात। अब हम लोग एस्पोरेंजियम की बात करेंगे, एस्पोरेंजियोस्पोर का, तो ये राइजोपस है, इसमें एस्पोरेंजियोस्पोर बनता है, ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है। अब क्या अंतर है? तो जू स्पोर और कोनिडिया में क्या अंतर है कि जू स्पोर जो होते हैं उसमें फ्लैजेला होते हैं, कोनिडियम फ्लैजेला नहीं होता है। ये जू स्पोर इनसाइड बनते हैं इंडोजीनस और ये कोनिडिया आउटसाइड बनते हैं जिसको हम लोग एक्सोजीनस कहते हैं। अब बात करेंगे
अब हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल साइकिल का। इसमें 3 स्टेप मेनली इन्वॉल्व होते हैं। पहला प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और हैप्लॉइड स्पोर। कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस। सबसे पहले माइसीलियम जो कि N होता है, 1N होता है। 2 डिफरेंट टाइप का हैप्लॉइड सेल माइसीलियम आपस में मिलेंगे और बनाएंगे हेट्रोकैरियोटिक स्टेज, मतलब 2 अलग अलग न्यूक्लियस एक सेल में होंगे। ये हो गया कैरियोगेमी। अब होगा कैरियोगेमी का मतलब हो गया कि 2 अलग अलग न्यूक्लियस, कैरियोन जो है न्यूक्लियस, वो फ्यूज करेंगे और बनाएंगे डिप्लॉयड सेल, जिसको हम लोग कहेंगे जायगोट। जायगोट बनने के बाद ये मियोसिस करेगा और हैप्लॉइड सेल बनाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे स्पोर। ये हो गया प्लाज्मोगेमी, जिसमें कि 2 अलग अलग हैप्लॉइड सेल आपस में मिलेंगे, फ्यूज करेंगे और हेट्रोकैरियोटिक स्टेज बनाएंगे। 2 अलग अलग न्यूक्लियस एक सेल में होंगे। इसके बाद कैरियोगेमी होगा। कैरियो मतलब हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस फ्यूज करके डिप्लॉयड सेल बनाएगा जायगोट, और फिर जायगोट का मियोसिस डिवीजन होगा जिसमें हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे, और जब हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट करेगा तो वो बनाएगा माइसीलियम, और ऐसे ही सेक्सुअल लाइफ साइकिल उसका चलते रहेगा। अगर एसेक्सुअल लाइफ साइकिल होगा तो माइसीलियम से डायरेक्ट जो है वो माइटोसिस करके स्पोर बनाएगा, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, और फिर हैप्लॉइड से स्पोर से ही ये जर्मिनेट करके माइसीलियम बन जाएगा। ये एसेक्सुअल साइकिल है। कुछ स्टेज होते हैं इसमें, जैसे कि डायकैरियोटिक स्टेज, डायकैरियोफेज जिसको कहते हैं हम लोग, ये ज़्यादातर एस्कोमैसिटीज और बेसिडियोमैसिटीज में होते हैं। एक्चुअली डायकैरियोटिक स्टेज है क्या? जैसे ही 2 ये अलग अलग, एक माइसीलिया है, दूसरा ये माइसीलिया है, जब ये प्लाज्मोगेमी होगा, 2 फ्यूज करेगा, तो एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस होंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाए। अगर फ्यूज कर जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे कैरियोगेमी। लेकिन कैरियोगेमी के पहले, फ्यूज करने से पहले, ये दोनों न्यूक्लियस बहुत समय तक साथ में रहते हैं बिना फ्यूज किए हुए। एक ही सेल के अंदर जब 2 न्यूक्लियस इस तरह से साथ में रहते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं डायकैरियोटिक। डायकैरियोटिक कहने का मतलब, तो डाय मतलब 2, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, डायकैरियोटिक स्टेज इसी को कहते हैं। इस फेज को हम लोग कहते हैं डायकैरियो फेज ऑफ फंगस। ये ज़्यादातर एस्कोमैसिटीज में और बेसिडियोमैसिटीज में होते हैं। जब हम लोग एस्कोमैसिटीज आगे से पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये किस तरह से डायकैरियोटिक फेज आता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द oospore, एस्कोस्पोर, जाइगोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेसिडियोस्पोर का। यहाँ हम लोग देखेंगे कि डायकैरियोटिक फेज क्या है। अब प्लाज्मोगेमी हुआ, 2 अलग अलग माइसीलिया है आपस में मिला, तो ये प्लाज्मोगेमी हुआ, मतलब अभी एक सेल में 2 न्यूक्लियस हैं। अब ये माइटोसिस कर रहा है, मतलब एक सेल में 2 न्यूक्लियस है और ये माइटोसिस कर रहा है, मतलब हर एक सेल में जो माइटोसिस के बाद होगा, हर एक सेल में 2 न्यूक्लियस होंगे। यहाँ कैरियोगेमी नहीं हुआ, न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं किया है। इसके बाद ये बना देगा बेसिडिया। बेसिडिया के बाद यहाँ पर अब ये कैरियोगेमी होगा, न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेगा, और ये अब बनाएगा जाइगोट, जिसमें कि एक न्यूक्लियस होगा और ये होगा 2N का। अब इसमें मियोसिस होगा और 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेगा, लेकिन एक ही सेल के अंदर रहेगा। जब एक ही सेल के अंदर इस तरह से 4 न्यूक्लियस रहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं बेसिडियम विथ 4 न्यूक्लियाई, मतलब 1N प्लस 1N प्लस 1N प्लस 1N, अलग अलग न्यूक्लियस है लेकिन 4 न्यूक्लियस हैं। अब इसमें सेल डिवीजन बनेगा और ये बनाएगा एक सेल में एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कहते हैं बेसिडियोस्पोर। इसमें डायकैरियोटिक स्टेज आया यहाँ पे, इसको हम लोग देख सकते हैं। अब बात करते हैं एस्कोस्पोर का। एस्कोस्पोर क्या है? ये न्यूक्लियर फिजन, ये डायकैरियोटिक स्टेज है, इसमें 2 न्यूक्लियस है एक सेल में। अब ये फ्यूज करके बनाएगा जाइगोट, ये जाइगोट बनाया 2N का। अब इसमें मियोसिस होगा, मियोसिस तो हुआ लेकिन इसका सेपरेशन नहीं हुआ। इस तरह से सेपरेशन जब नहीं हुआ इसमें, और इसी में माइटोसिस हो गया, तो बहुत सारे छोटे छोटे जो हैं ये एस्कोस्पोर जो है अंदर में है, ये बने। तो ये छोटे छोटे जो अंदर है उसको कहते हैं एस्कोस्पोर, और जिसमें ये है उसको हम लोग कहते हैं एस्कस। ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है। तो जहाँ पे हम लोग देखेंगे oospore है, जहाँ देखेंगे एस्कोस्पोर है, जाइगोस्पोर है, बेसिडियोस्पोर है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। जाइगोस्पोर का है, हम लोग नाम से ही समझ सकते हैं, 2 अलग अलग हाइफा जब आपस में मेटिंग करते हैं, मिलते हैं, तो ये बनाता है गेमीटेंजिया। इसके बाद बनाता है जाइगोट, और जब
2n जैगोट जो है स्पोर, जैगोट से जब स्पोर का डेवलप होता है उसको हम लोग कहते हैं जैगोस्पोर, जो कि 2n का होता है। जैगोस्पोर 2n का है, जबकि एस्कोस्पोर 1n का था, वो n का था, वो हैप्लोइड था, लेकिन ये डिप्लोइड है। अब हम लोग बात करेंगे ऊ स्पोर की। तो वो स्पोर क्या है? अब कहीं एक जगह से, जैसे कि ये हाइफा है, इस हाइफा के लिए इस हाइफा के लिए दोनों आपस में मैटिंग होगा, एक होगा ऊगोनियम, दूसरा एंथ्रीडियम। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो ये बनाएगा ऊ स्पोर। मतलब ऊ स्पोर भी क्या है? ये 2n है, और ये फिर जर्म स्पोरेंजियम में बदल जाएगा, ये 2n होगा, और फिर इसका जर्मिनेशन होगा, और फिर ये हाइफा बनाएगा। तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस। अलग अलग टाइप के स्पोर देख लिए, कैसे सेक्सुअल में स्पोर बनता है, कैसे सेक्सुअल में स्पोर बनता है। अब आते हैं टाइप ऑफ फंगस पे। पहला टाइप है फाइकोमाइसिटीज, दूसरा एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो पहला हम लोग बात करें फाइकोमाइसिटीज पे। ये एक्वेटिक हैबिटेट के होते हैं, ये डिकेइंग वुड या मॉइस्ट पे रहता है, या डंप प्लेस जहाँ पर होगा। ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट का मतलब होता है साथ साथ रहना। ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट का काम मतलब ये उसके बिना नहीं जी सकता, मतलब ये हमेशा पैरासाइटिक नेचर के ही होंगे प्लांट पे। इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जूस्पोर की मदद से, उसको हम लोग कहते हैं अप्लेनोस्पोर भी कहते हैं, जो नॉन मोटाइल होता है। जो मोटाइल होता है उसको जूस्पोर, क्योंकि जूस्पोर में फ्लजेला होते हैं, अप्लेनोस्पोर में फ्लजेला नहीं होते हैं। इसका जो माइसीलियम होगा वो एसेप्टेड होगा। एसेप्टेड कहने का मतलब ये माइसीलियम है, इसमें सेप्टा नहीं है, मतलब इस तरह का इसमें सेप्टा नहीं है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे एक ही में, मतलब इसको कहेंगे सिनोसाइटिक हाइफा। ये हो गया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो इसमें जैगोस्पोर बनता है। जैगोस्पोर में दो अलग अलग गैमीट का फ्यूजन होता है, जो जाइगोट बनाता है, और जाइगोट से फिर बनता है जाइगोस्पोर। अब इसमें जो गैमीट बनते हैं ये या तो सिमिलर मॉर्फोलॉजी में होंगे या तो डिसिमिलर होंगे। अगर ये मॉर्फोलॉजी में सिमिलर होंगे तो उसको हम लोग कहेंगे आइसोगैमस। अगर ये डिसिमिलर मॉर्फोलॉजी में होंगे तो उसको कहेंगे एनआइसोगैमस या ऊगैमस। इसका कुछ कॉमन एग्जाम्पल है, जैसे कि म्यूकर राइजोपस कहते हैं, जिसे अभी हम लोगों ने देखा था, ब्रेड मॉल्स जो है, और दूसरा एल्बुगो, जो पैरासाइटिक फंजी होते हैं मस्टर्ड प्लांट पे। अब नेक्स्ट है एस्कोमैसिटी, इसको हम लोग सैक फंजी भी कहते हैं। सैक फंजी क्यों कहते हैं अभी हम लोगों को पता चल जाएगा। एस्कोमैसिटीज जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि ईस्ट, जिसको हम लोग सेक्रोमाइसिस एक एग्जाम्पल है, और मल्टीसेलुलर भी होते हैं जैसे कि पेनिसिलियम। ये सेप्रोफैटिक होते हैं, डीकम्पोजर होते हैं, पैरासाइटिक हो सकते हैं या कॉप्रोफिलस हो सकते हैं, मतलब ये डंग में भी ग्रो करते हैं। सेप्रोफैटिक मतलब सब समझते हैं हम लोग, डेड एंड डीके पे जो जिंदा रहता है। डीकम्पोजर मतलब डेड एंड डीके को जो डिकम्पोज करता है, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ता है। पैरासाइटिक मतलब लाइव ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जो डिपेंड होता है। कॉप्रोफिलस मतलब जो डंग पे ग्रो करता है। इसके जो माइसीलियम होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं और सेप्टेड होते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है कोनिडिया के कारण। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एस्कोस्पोर बनता है, इसीलिए इसको एस्कोमैसिटीज कहते हैं, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। एस्कोस्पोर हम लोग समझ गए थे कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और आप बहुत सारे एस्कोस्पोर्स होते हैं एक ही एस्कस में, हम लोगों ने देखा है पीछे। ये इंडोजीनियसली बनेगा, ये अंदर में ही बनता है एस्कोस्पोर सेकला के स्ट्रक्चर में, इसीलिए इसको सैक फंजी भी कहते हैं। These ascis are arranged in different type of fruiting body called the ascocarps। हम लोग देख लिए हैं पीछे। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं अस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा ये मेन एग्जाम्पल इसको लेते हैं क्योंकि इसको बहुत सारे जेनेटिक एक्सपेरिमेंट में इसको एज ए रोल मॉडल यूज करते हैं। मेनी मेंबर्स लाइक द मोरेल्स वेफेल्स आर एडिबल एंड आर कंसिडर्ड डिलीशियस। कुछ मशरूम्स होते हैं, मशरूम भी तो फंगस ही है ना, कुछ मशरूम्स हम लोग खाते हैं जो एडिबल होते हैं।
अब नेक्स्ट है बेसिडियोमाइसिट्स। कॉमनली ये जाना जाता है कि बेसिडियोमाइसिट्स जो होते हैं वो मशरूम है, ब्रैकेट फंजी या फफ बॉल की तरह होते हैं। इसको हम लोग डेकोरेशन में भी लगाते हैं या इसको खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। ये सॉइल में ग्रो कर सकते हैं और ये ट्री स्टम्प में करते हैं ऑन लॉग। लिविंग प्लांट बॉडी पे एज ए पैरासाइट भी सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि रस्ट एंड स्मट। इसके माइसेलियम ब्रांच्ड होते हैं और सेप्टेड होते हैं। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है नहीं पाया जाता है, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। सेक्स ऑर्गन इसमें एब्सेंट होते हैं, बट प्लाज्मोगैमी इसमें होता है, मतलब दो माइसिलियम जो हैं वो आपस में मिलते हैं, लेकिन सेक्स ऑर्गन इसमें नहीं होता। जैसे कि दूसरे में एंथ्रीडियम होता है, ओगोनियम होता है, तो ऐसा इसमें नहीं होता। इसमें बस फ्यूजन होता है टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल का, जो कि डिफरेंट स्ट्रेन के होते हैं, जीनोटाइप के होते हैं। रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डायकैरियोटिक। डायकैरियोटिक स्ट्रक्चर हम लोग समझ गए हैं कि एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस का होना। अल्टीमेटली गिव्स राइज टू द बेसिडियम, और जो कि बेसिडियम देता है। द कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बेसिडियम। उसी में कैरियोगैमी होता है, मतलब ये डायकैरियोन जो होते हैं फिर आपस में फ्यूज कर जाते हैं, कैरियोगैमी हो गया, और वहीं पे मियोसिस भी होता है, और ये बेसिडियो स्पोर बनाता है। मतलब बेसिडियो स्पोर जो होते हैं वो एन होते हैं। दो स्पोर हम लोग समझ गए, जाइगो स्पोर 2n होते हैं, एस्को स्पोर और बेसिडियो स्पोर जो होते हैं वो n होते हैं, और ऊ स्पोर 2n होते हैं। ये याद रखना है। बेसिडियो स्पोर एक्सोजिनसली बनता है बेसिडियम में। द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन द फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड द बेसिडियो कार्प्स। हम लोगों ने ये सब स्ट्रक्चर देख लिया है पहले ही। अब कुछ कॉमन मेंबर हैं, जैसे एग्रिकस मशरूम है, जैसे कि स्टुलेगो स्मट है, पक्सीनिया रस्ट फंगस है। इनपरफेक्ट जो है फंजी कहते हैं, मतलब ये परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। हम लोग देखते हैं आगे। बिकॉज ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस ऑफ दिस फंगी आर नॉन। अभी तक जो पाया गया इसमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया गया है, एसेक्सुअल होते हैं या वेजिटेटिव होते हैं। और जो भी इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं वो जो सुटेबल, द ड्यूट्रोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस्ड ओनली by asexual spore known as the conidia. Mycelium are septate and branched. Some members are saprophytic, parasitic, while a large number of them are decomposer. हम लोग बेहतर समझते हैं पैरासाइटिक क्या है, जो लिविंग पर डिपेंड होता है, सेप्रोफाइटिक जो डेड पर डिपेंड होता है, और डीकम्पोजर जो डेड एंड डीके को कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है ड्यूट्रोमाइसिटीज, ग्रुप होता है उसमें डाल दिया जाता है। चूंकि ये डीकम्पोजर है इसीलिए मिनरल साइक्लिंग में भी हेल्प करेगा। कुछ एग्जाम्पल इसका जैसे कि अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग किंगडम फंगाई का। पहला टाइप है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिट्स, बेसिडोमाइसिट्स और ड्यूटोमाइसिट्स। तो कॉमन नेम इसका कुछ खास कॉमन नेम नहीं है। माइसिलियम इसमें कैसा होता है, सिनोसाइटिक होता है, मतलब कि इसमें सेप्टेड नहीं होता, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। जो एस्कोमाइसिट्स हैं उसमें ब्रांच और सेप्टेड होते हैं, जो बेसिडोमाइसिट्स हैं उसमें ब्रांच्ड और सेप्टेड होते हैं, और इसमें भी ब्रांच और सेप्टेड होते हैं। सिर्फ फाइकोमाइसिट्स में ये सिनोसाइटिक नेचर के होते हैं। अब अगर एसेक्सुअल स्पोर की बात करेंगे तो जू स्पोर होते हैं फाइकोमाइसिट्स में। इसमें कोनिडिया होता है, वेजिटेटिव होता है सिर्फ, इसमें एसेक्सुअल स्पोर नहीं पाया जाता, और इसमें कोनिडिया होता है, सिर्फ एसेक्सुअल ही होता है इसमें। अब जाइगोस्पोर होता है फाइकोमाइसिट्स में, एस्कोस्पोर होता है एस्कोमाइसिट्स में, बेसिडियोस्पोर होता है बेसिडोमाइसिट्स में। इसमें नहीं पाया जाता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पर ही उसका नाम भी पड़ा था। अब इसमें एग्जांपल अगर फाइकोमाइसिट्स का देखेंगे तो राइजोपस, अल्बुगो, अगर एस्कोमाइसिट्स का देखेंगे एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, और अगर बेसिडोमाइसिट्स का देखेंगे तो एग्रिकस, पक्सीनिया, और ड्यूट्रोमाइसिट्स का अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा। ये था क्विक रिवीजन किंगडम फंजाई का। अब कुछ और एसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जो इन सब पांचों किंगडम में से कहीं नहीं है, जैसे कि वायरस, वायरोइड और लाइकेन। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। वायरस क्या है?
ये नॉन सेलुलर है। नॉन सेलुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म, एक सेल का गुण होता है कि उसमें न्यूक्लियस होता है, उसमें सेल ऑर्गेनेल होते हैं। लेकिन वायरस में क्या होता है? सिर्फ एक प्रोटीन कोट होता है और जेनेटिक मटेरियल होता है। सिर्फ प्रोटीन कोट और जेनेटिक मटेरियल, इसमें और कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसलिए इसको कहते हैं नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट मतलब ये पैरासाइटिक तभी हैं जब किसी लिविंग होस्ट में हैं, नहीं तो ये कोई दूसरा मोड नहीं रख सकता। इसमें इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड द लिविंग सेल। जब लिविंग सेल के बाहर है तो ये एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। जैसे ही एक बार इन्फेक्ट, वंस दे इन्फेक्ट ए सेल, दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट द देमसेल्फ। जैसे ही उसमें इंटर करेगा, ये उसके मशीनरी को टेक ओवर कर लेगा खुद को रेप्लिकेट करने के लिए, क्योंकि इसका रेप्लिकेशन का मशीनरी इसके अंदर नहीं होता है और होस्ट को किल कर देता। इसका जो नाम है वायरस का वो दिया गया था पास्चर डीजे लोवेनस्की के द्वारा 1892 में। इस पे 2 एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसे प्रूव किया गया। सबसे पहले MW बेजिरनेक है, जिन्होंने एक्सट्रैक्ट किया एक इन्फेक्टेड प्लांट, टोबैको प्लांट जो था, इन्फेक्टेड प्लांट का एक्सट्रैक्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट किया और देखा कि उससे इन्फेक्शन हो सकता है एक हेल्दी प्लांट में भी। इस एक्सट्रैक्ट को जो फ्लूइड था उसको उन्होंने कहा कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम, मतलब इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड, मतलब एक लिविंग फ्लूइड जो इन्फेक्ट कर सकता है एक हेल्दी प्लांट को। दूसरा एक्सपेरिमेंट इस पे हुआ था WM स्टैनली ने 1935 में किया। उन्होंने बताया कि ये एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है जिसमें प्रोटीन होते हैं और ये जब आउटसाइड होते हैं तो इनर्ट होते हैं, जब ये स्पेसिफिक होस्ट में जाते हैं तभी ये एक्टिव होते हैं और ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। इतना बात हम लोग वायरस के बारे में जान गए। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो टाइप में अगर बात करेंगे तो होस्ट के बेसिस पे कि किस किस तरह होस्ट होते हैं, ये 4 तरह के होते हैं। एक प्लांट वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करता है, जनरली जो होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं। दूसरा एनिमल वायरस जो एनिमल को इन्फेक्ट करता है, इसमें वो सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड RNA भी हो सकते हैं, या तो RNA होगा सिंगल या डबल कुछ भी हो सकता है, या डबल स्ट्रैंडेड DNA भी हो सकता है। मतलब एनिमल वायरस में RNA भी हो सकता है और DNA भी हो सकता है। अब है बैक्टीरियल वायरस, वैसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोफाज, इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। यूजुअली इसमें डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। ये बैक्टीरियोफाज से याद आया कि हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि जो गंगा का पानी है उसको बहुत दिनों तक रखने के बाद, विसालों पर रखने के बाद वो गंदा नहीं होता। कभी आपने एक्सपेरिमेंट किया है? वो क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफाज होते हैं, मतलब एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को किल करता है। बैक्टीरियोफाज होने के कारण उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं जो इन्फेक्शन कर सकते हैं या जिसके कारण इन्फेक्टियस सब्सटेंस रिलीज होता है या पानी गंदा होता है, वो उसमें बैक्टीरिया रहने नहीं देता। वो बैक्टीरियोफाज सभी बैक्टीरिया को इनगल्फ कर जाता है, मतलब किल कर देता है। इसलिए गंगा का पानी गंदा नहीं होता। अब है वायरस को एक्चुअली अगर देखेंगे सिंपली तो उसमें एक प्रोटीन कोट होता है, दूसरा न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड में DNA और RNA कुछ भी हो सकता है। जो प्रोटीन कोट होता है उसको हम लोग कहते हैं कैप्सिड, जो कि स्मॉल सब यूनिट से बना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कैप्सोमर, जो इसका काम होता है जिसका कि वो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करे। यहाँ हम लोग देख सकते हैं फिगर में, ये TMB वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस। इसमें RNA है ये, और ये कैप्सिड है, छोटे छोटे कैप्सिड है। ये छोटे छोटे एक एक जो है इसको हम लोग कहते हैं कैप्सोमर, और इस पूरे को हम लोग कहते हैं कैप्सिड, जो प्रोटीन कोट है। हेलिकल पॉलीहेड्रल ज्योमेट्री में ये अरेंज्ड होते हैं, और ये है बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं कि डिजीज कौन कौन सा होते हैं। तो एनिमल में बात करें तो माम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, एड्स, इन्फ्लुएंजा, ये सब वायरल डिजीज हैं। प्लांट की बात करें तो कैसे सिम्टम्स शो करेंगे अगर वायरल डिजीज होगा तो, जैसे कि मोज़ेक फॉर्मेशन हो जाएगा, लीफ रोलिंग होने लगेगा, कर्लिंग होने लगेगा, एलोइंग होने लगेगा, वेन क्लियरिंग होने लगेगा, ड्वार्फिंग हो जाएगा, छोटा हो जाएगा प्लांट, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगा, ग्रोथ रुक जाएगा। ये सभी फिगर से देख सकते हैं। ये टोबैको मोज़ेक वायरस में ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है। ये कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस है, ये बार्ली येलो ड्वार्फ है,
ये अलग अलग प्लांट डिजीज हैं जो कि वायरस के कारण हुए हैं। एनिमल की बात करें तो इबोला वायरस अभी मोस्ट रिसेंट में सबसे फेमस वायरस था, इबोला वायरस। अब वायरवाट क्या है? वायरवाट 1971 में टीओ डाइनर ने डिस्कवर किया था, एक नया इन्फेक्टियस एजेंट, ए न्यू इन्फेक्टियस एजेंट जो सिर्फ और सिर्फ आरएनए था, मतलब एक लो मॉलिक्यूलर वेट फ्री आरएनए जिसमें कि प्रोटीन कोट नहीं होता, वायरस से भी छोटा होता है। वायरस में तो प्रोटीन कोट और आरएनए या डीएनए कुछ भी पाया जाता है, इसमें सिर्फ ये एक फ्री आरएनए है जो डिजीज काउज करने का पोटेंशियल रखता है। इसको हम लोग कहते हैं वायरवाट। ये वायरस से छोटा होता है, ये पोटैटो में डिजीज काउज कर सकता है, ट्यूबर डिजीज। अब बात करते हैं हम लोग लाइकेन की। लाइकेन हम लोग बेहतर जानते हैं कि ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है अलगी और फंजाई का। जो अलगल पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं फाइकोबायंट। फाइको का मतलब ये होता है अलगी और माइको मतलब होता है फंजी, तो फाइकोबायंट और माइकोबायंट ऑटोट्रॉपिक होते हैं। फाइकोबायंट अलगी जो कि प्लांट का पार्ट है तो ये ऑटोट्रॉप होगा, ये इसको फूड देता है, और ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं खुद से क्योंकि वजन नहीं बना सकती, ये से फूड लेता है और ये इसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, रहने के लिए घर देता है। तो ये एक म्यूचुअल बेनिफिशियरी रिलेशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन इसको कहते हैं हम लोग। ये एक गुड इंडिकेटर है पॉल्यूशन का। दे डू नॉट ग्रो इन द पॉल्यूटेड एरिया, किसी भी पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करता है, इसीलिए ये इसको पॉल्यूशन का एक गुड इंडिकेटर माना जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए। यहाँ जो मेरे पास लिस्ट है उसमें 10 एग्जाम्पल हमने लिखे। ये सिलेबस वैसा है कि बायोटेक्नोलॉजी स्ट्रीम के बच्चे इसको आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। आईसीएमआर एक्चुअली नाम से ही लगता है ये मेडिकल रिसर्च के लिए बनाया गया है, लेकिन इसमें रेस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं है कि आप नहीं भर सकते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर लाइफ साइंस का हर स्ट्रीम इसके लिए एलिजिबल है।